हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी सबसे पहली पोएम, जो कि है भारत आवर लैंड। ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी पोएम है, जहां हम हमारे देश भारत के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं और उसके थोड़े और करीब आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमारे देश के बारे में जानते नहीं हैं, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन जरूरत है समय समय पर उसे एक्नॉलेज करने की, एक बार फिर से उसे अप्रिशिएट करने की और इस बात पे गर्व करने की कि हम भारतीय हैं। ये सभी बातें इस पोएम में इतनी खूबसूरती से मेंशन की गई हैं कि वाकई में हमें भारतीय होने पर बहुत गर्व होता है। फिर चाहे वो इसकी टाइमलेस ब्यूटी हो, या फिर इसका रिच हेरिटेज, या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत ऋषि मुनियों की जन्मभूमि भी है और वीर योद्धाओं की भी। और ना जाने ऐसी कितनी ही और बातें हैं जो भारत को सबसे खास, सबसे अलग और सबसे बेहतर बनाती हैं। इस पोएम के थ्रू हम इन सभी बातों के बारे में जानेंगे, भारत के बारे में और भी सीखेंगे और इसके थोड़ा और भी नजदीक आएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। मेरा जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। इसके अलावा मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलना है। वहां पर मैं सभी नोट्स और पीडीएफ शेयर करती हूँ, तो आपको एग्जाम टाइम में वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे, राइट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। जल्दी से बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। ऑलराइट बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन। एक मिनट मैम, एक मिनट रुकिए। क्या कहा आपने? पोएम? लेकिन ये तो पोएम होता है ना, तो फिर आप पोएम क्यों बोल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से आपसे गलत प्रोनाउंसिएशन यूज हो गया हो? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एकदम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूज किया है। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा अजीब लगा होगा जब मैंने पोएम कहा, लेकिन मैंने एकदम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल किया है। और सिंस ये आपकी क्लास 9 का सबसे पहला पोएम का वीडियो होने वाला है और आपकी पोएम्स की जर्नी इस वीडियो से शुरू होने वाली है, तो इस जर्नी की शुरुआत इस वर्ड के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को सीखने से ही करेंगे, जो कि पोम नहीं होता है। और पोम जो है वो इनफैक्ट ऐसा प्रोनाउंसिएशन है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब मैं कहती हूँ एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब है कि ये ऑफिशियली एक्सेप्टेड प्रोनाउंसिएशन नहीं है। जो प्रोनाउंसिएशन ऑफिशियली एक्सेप्टेड नहीं है, तो फिर आप पोम कह लो या पैम कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। एटलीस्ट इस मोमेंट तक जब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, अभी तक तो इस तरीके का कोई भी प्रोनाउंसिएशन ऑफिशियली एक्सेप्टेड नहीं ही है। कल को अगर हो जाएगा तो हम इसे एक्सेप्ट भी करेंगे, सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी, राइट। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो सिर्फ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? वेल, इसके दो प्रोनाउंसिएशन है। पहला प्रोनाउंसिएशन है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, जो कि है पोएम, पोएम, पोएम। और दूसरा प्रोनाउंसिएशन है अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, जो कि है पोअम, पोअम, पोअम। यही दो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है जो ऑफिशियली एक्सेप्टेड है, राइट। इसके अलावा एक और वर्ड आता है बेटा, एक और प्रोनाउंसिएशन आता है, सॉरी, जो कि होता है पोयम। यह आ जाता है। तो मैम, ये तो हम बहुत लोगों से सुनते भी हैं, पढ़ते हैं, तो क्या ये भी गलत प्रोनाउंसिएशन है क्या? बेटा, पोयम कुछ हद तक एक्सेप्टेबल है, ऑफिशियली तो नहीं है, बट क्यों एक्सेप्टेबल है? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहाँ पर जरा जा रही हूँ, तो देखा जाए तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? मैं जा रही हूँ, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ना। लेकिन कुछ वर्ड्स का जब कन्वर्सेशनल यूसेज होने लगता है ना, तो वो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा फ्लैट हो जाता है, क्योंकि हम थोड़ा उसको कैजुअली बोलते हैं, राइट। कि मैं जा रही हूँ, अब मैं कोई नोटिस तो हूं नहीं कि जा रही हो रही हूँ, तो जा रही हूं, ऊ नहीं आएगा, जा रही हूं, करेक्ट। लेकिन अगेन कन्वर्सेशनल यूसेज हुआ तो जा रही हूं। लेकिन अगर मैं सेम सेंटेंस आपको सिखाने पर आऊं कि अगर मुझे सेंटेंस का हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको सिखाना है, तो सिखाने की बारी जब आएगी तो मैं जा रही हूं नहीं सिखाऊंगी बेटा, जा रही हूं ही सिखाऊंगी। फैशन में क्या है या ट्रेंड में क्या चल रहा है, या फिर कन्वर्सेशनल यूसेज की वजह से फ्लैट हो गया है, इस चक्कर में मैं आपको जा रही हूं नहीं सिखाऊंगी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो जो पोयम है वो भी पोएम या पोआम ऐसे बोलते बोलते थोड़ा पोयम हो गया, यह आ गया। लेकिन अगर मैं आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगी, तो उस सिखाने वाले में कभी भी पोयम नहीं होगा बेटा, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि क्यों पोएम और पोअम ही बोलना है, पोयम या फिर पोम या कुछ भी और ऐसा नहीं बोलना है जब तक वो ऑफिशियली एक्सेप्टेड ना हो, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम बढ़ते हैं इस पोएम में आगे और सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पोएम को लिखा किसने है। तो बेटा, इस पोएम को लिखा है सुब्रमण्य भारती ने, और इनका जो सरनेम है भारती,
वो इन्हें सम्मान के तौर पे, ऑनर के तौर पे दिया गया था। यानी इन्होंने अपनी जितनी भी पोएट्रीज लिखी हैं उसके अंदर भारत को जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, इनकी पेट्रियोटिज्म की जो भावना उसके अंदर एक्सप्रेस होती है, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग, येट सो सिंपल, येट सो रियल एंड ओरिजिनल। तो इसी वजह से इन्हें ये जो सरनेम है भारती या भारतीयार, ये सारे टाइटल्स से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें और भी टाइटल्स जो है वो सम्मान के तौर पे दिए गए, जैसे महाकवि। तो महाकवि भारती, तो अगर कोई महाकवि किसी को अगर कहा जा रहा है तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि वो कितना खूबसूरती से अपनी कविताएं, अपनी पोएम्स लिखा करते होंगे, राइट। तो हम वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमको इनकी पोएम को एक सिलेबस के हिस्से के तौर पे पढ़ने का मौका मिल रहा है ना। यूं तो हम, हो सकता है बहुत सारे लोग हों जिन्होंने सिलेबस में नहीं भी हो तब भी पढ़ी ही होंगी ऑफ कोर्स, लेकिन अगर हमें ये मौका मिल रहा है, दैट्स रियली अमेजिंग। ठीक है। इसके अलावा सुब्रमण्यम भारती, ही वॉज एन इंडियन राइटर, पोएट, कंपोजर, जर्नलिस्ट, टीचर, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर एंड अ पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का क्या मतलब होता है बेटा? जो मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर लिखा करते हैं उन्हें पॉलीग्लॉट कहा जाता है। तो ये भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखा करते थे। और इसके अलावा ही वाज आल्सो द पायनियर ऑफ मॉडर्न तमिल पोएट्री, जिसका मतलब क्या है कि जो तमिल पोएट्री है उन्हें एक नई दिशा इन्होंने दी, मॉडर्न तमिल पोएट्री को एक नई दिशा दी, एक नई रूपरेखा दी, राइट। तो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल राइटर ये रहे हैं। इन्फ्लुएंशियल मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी अथॉरिटी या किसी पावर में थे। इन्फ्लुएंशियल मतलब कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं, पोएट्रीज लिखी हैं, उनका वाकई में लोगों पर, रीडर्स पर बहुत ही गहरा असर एक होता था, इम्पैक्ट होता था, राइट। तो ये है इस फॉर्म के राइटर, जो पोएट हैं वो ये है। इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए बेटा। और कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं कि भले ही वो आपके सिलेबस का हिस्सा ना भी हो तो भी हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। सुब्रमण्य भारती एक ऐसी ही पर्सनालिटी है, राइट। चाहे सुब्रमण्य भारती हो, सुधा मूर्ति जिनके बारे में हमने हमारे पिछले चैप्टर के अंदर जाना, ये कुछ ऐसी पर्सनालिटीज है। एपीजे अब्दुल कलाम, ये वो पर्सनालिटीज हैं बेटा, वो इंडियन पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में बीइंग एन इंडियन हमें जरूर पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि वो लोग हैं जिन्हें वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी सेलिब्रेट किया गया है, राइट। और हमें गर्व होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम इस फॉर्म का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेटा इस फॉर्म के अंदर दो स्टेंजास हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेंजा है जिसके अंदर भारत की खूबसूरती के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इसकी जो ब्यूटी है इट इज टाइमलेस एंड अनमैच्ड, ठीक। इसके अलावा ये पोएम जो है वो एक ओड है। नाउ व्हाट इज एन ओड? ओड का मतलब होता है कि जब हम एक लिरिकल फॉर्मेट में किसी की तारीफ कर रहे होते हैं। लिरिकल मतलब गीत की तरह, ठीक है। जैसे गाना गाते हैं ना, तो एक गीत हम किसी की तारीफ में अगर लिखते हैं और बोल रहे हैं तो उसे ही ओड कहा जाता है। सो बेसिकली इट इज मोर लाइक एक लिरिकल फॉर्मेट के अंदर, एक लिरिकल फॉर्म में ये पोएम लिखी हुई है, ठीक है। और चाहे किसी इंसान की हम तारीफ कर रहे हो, जरूरी नहीं कि किसी इंसान की तारीफ कर रहे हो या किसी चीज की भी तारीफ कर रहे हो, किसी की भी, कुछ भी जो है जिसकी आप तारीफ कर रहे हो। तो इस केस में, इस पोएम में हम किसकी तारीफ कर रहे हैं? भारत देश की तारीफ कर रहे हैं। तो किसी की तारीफ में एक गीत के रूप में लिखी गई पोएम जो होती है उसे ही ओड कहा जाता है, राइट। अब देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। द माइटी हिमवंत इज आवर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। हिमवंत किसे कहा गया है? हिमालय को। ये जो हिमालयन रेंज है, ये जो पर्वत है, क्या ऐसे पर्वत इस दुनिया में, संसार में कहीं और देखे हैं क्या? हैव यू एवर सीन एनी अदर माउंटेन और माउंटेन रेंज इक्विवेलेंट टू हिमवंत? नो। क्योंकि ऐसे पहाड़, ऐसे खूबसूरत पर्वत और इतने पावरफुल, इतने माइटी, माइटी का मतलब क्या है बेटा? पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, राइट। तो ऐसे पर्वत, ऐसे पहाड़ इस पूरी धरती पे कहीं और देखे हैं क्या? नहीं है। कहाँ है? किसके पास है ये? हमारे पास है, भारत के पास है। जनरस गंगा इज आवर्स। ये जो गंगा नदी है, इतनी जनरस, इतनी दयालु, इतनी उदार जो है, हमारी है ये। सोचिए कि हम कितने लकी हैं, कितने हम फॉर्चुनेट हैं कि एक ऐसी धरती पे जन्म लिया जहां पे गंगा बहती है। सोचिए ये हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस? क्या है कोई ऐसी रिवर इस पूरी दुनिया में, इस पूरी धरती पे, जो गंगा की ग्रेस को मैच कर सकती है? यानी ग्रेस मतलब ब्यूटी, खूबसूरती, कि इसकी खूबसूरती को मैच कर सकती है ना। यहाँ पर जब मैं बात करती हूँ खूबसूरती की और इसकी जेनरॉसिटी की, तो इसका मतलब क्या है बेटा? क्या गंगा नदी सिर्फ देखने में खूबसूरत है? अगर आप कभी भी हरिद्वार गए हैं, ऋषिकेश कभी गए घूमने वहां, और अगर वहां पे कभी आपने गंगा नदी के किनारे जो आरती होती है अगर वो देखा है, तो वो
शब्दों के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इट्स जस्ट अ फीलिंग, इट्स एन एक्सपीरियंस। वो एक ऐसा अनुभव होता है जो जो बिल्कुल इट्स बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, वो बताया ही नहीं जा सकता। वो जो आप महसूस करते हैं, वो जो आप एक्सपीरियंस करते हैं उस मोमेंट में, दैट इज द ब्यूटी ऑफ गंगा। कि किस तरीके से गंगा के सम्मान में वो आरती हो रही है और सब लोग अपना शीश झुका रहे हैं, राइट। इसके अलावा जेनरस इसको क्यों कहा गया है, इतनी उदार क्यों है, इतना बड़ा दिल क्यों है गंगा का? क्योंकि आप ये जरूर जानते होंगे कि एक व्यक्ति जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी अस्थियां कहाँ बहाई जाती हैं? गंगा नदी में। क्योंकि ये माना जाता है कि उस व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। तो आप सोचिए कि कितनी पवित्र नदी है, कितनी पायस, कितनी प्योर नदी ये है। क्या ऐसी नदी इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में कहीं और है क्या? नहीं है। कहाँ है ये? हमारे पास, हमारे भारत में है। सोचिए हमें कितना गर्व करना चाहिए कि गंगा नदी वहां बहती है जहां हमारा जन्म हुआ है। हम कितने लकी हैं, है ना? द सेक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स। उपनिषद जो है वो हमारे हैं। What scriptures else to name with them? क्या ऐसा है कोई और ज्ञान या है कोई ऐसी टीचिंग्स जो उपनिषद के टक्कर की हो, उनके बराबर की हो? इस पूरी धरती में क्या है कहीं पर ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी क्या खास बात है उपनिषद में? तो बेटा उपनिषद का जो मीनिंग होता है ना, सबसे पहले उसे ही समझिए। इसका मतलब होता है कि जब एक शिष्य एक गुरु से कुछ जब सीख रहा होता है, ये जो गुरु है वो एक लर्नेड मास्टर है, ठीक है। और इस मास्टर से एक रिसेप्टिव स्टूडेंट को ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है नॉलेज का, विजडम का, अवेयरनेस का, मतलब ये सिर्फ एक लेक्चर की तरह नहीं है कि हाँ यहाँ पर जो जो लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट करके मैंने आपको सिखा दिया और गुरु और शिष्य का व्यवहार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। उपनिषद का अर्थ है कि जब बीइंग अ टीचर कोई इसका पूरा ज्ञान, जो विजडम है, वो जब स्टूडेंट तक पहुंचाए और स्टूडेंट भी उसे पूरी ईमानदारी से जब रिसीव करता है, उसे ग्रहण करता है, दैट ट्रांसमिशन, उसे बेसिकली उपनिषद कहा जाता है। सच अ ब्यूटिफुल मीनिंग कि जहां एक गुरु, एक लर्नेड मास्टर अपने स्टूडेंट को ज्ञान, विजडम, नॉलेज, अवेयरनेस ये सब देता है और शिष्य भी उसको बहुत ही प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ ग्रहण करता है। इतना सुंदर मीनिंग जिस उपनिषद का है, क्या ऐसा उपनिषद इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में कहीं और है क्या? कहीं नहीं है, सिर्फ भारत में है, हमारे पास है। और इसीलिए हमें भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए और खुद को लकी समझना चाहिए, है ना, तकदीर वाले कि हमने ऐसी धरती पे जन्म लिया, राइट। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स। हमारी जो भारत देश की धरती है उसके लिए कहा गया है सनी गोल्डन लैंड। इसका मतलब ये है यहाँ का जो रिच हेरिटेज है, यहाँ की जो प्रोस्पेरिटी है और यहाँ की जो ब्राइटनेस है, यहाँ की जो खूबसूरती है, दैट टाइमलेस ब्यूटी, इस सब की वजह से इसे कहा गया है सनी गोल्डन लैंड। आपने जरूर ये सुना होगा कि भारत को एक समय पर सोने की चिड़िया भी कहा जाता था और बहुत कारणों से कहा जाता था। सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ पर गोल्ड बहुत ज्यादा था, यहाँ पर जो रिसोर्सेस थे, बहुत नेचुरल रिसोर्सेस, खदान है भारत पूरा, राइट। यहाँ पर जो धूप भी आती है, तो बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पर आप सारे मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। धूप है, छांव है, बारिश है, ठंड है, गर्मियां है, राइट, पतझड़ है, सावन है, सब है, राइट। तो यहाँ पर इस वजह से इस धरती को कहा गया है सनी गोल्डन लैंड। इसके अलावा गोल्डन लैंड सिर्फ अगेन उस मटेरियल की वजह से सिर्फ इट्स नॉट गोल्डन, इस एक वैल्यू बताने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि इसकी वैल्यू इतनी, इसका जो रिच हेरिटेज है, जितनी भी आर्ट फॉर्म्स यहाँ पर हैं, जो नॉलेज या जिस बारे में हमने अभी यहाँ पर पहले बात की, उन सबकी वजह से हाँ ये धरती जो है वो बहुत ब्राइट भी है, जिसकी चमक पूरी दुनिया के अंदर फैलती है और इसीलिए इतनी रिच है, हेरिटेज वाइज बहुत रिच है, प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पर, राइट। ज्ञान की गंगा बहती है यहाँ पर, राइट। तो इसी वजह से इसके लिए कहा गया है सनी गोल्डन लैंड। यहाँ पर बेटा मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसे ये आपके लिए हेल्प करेगा कि आप अपनी आंसर राइटिंग में इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सके। बाकी जैसा कि मैं आपसे कहती ही हूँ कि मेरे वीडियोज में आपको ट्रांसलेटेड मीनिंग कम मिलेगा, मैं टेक्स्ट की डेप्थ में जाके उसको एक्सप्लेन करना, उसकी एसेंस को समझाना ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं वो एसेंस आप तक पहुंचा सकूं, राइट। एंड लास्ट इज शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। और आखिर में क्या कहा गया है? पियरलेस। पियरलेस मतलब अनमैच्ड, कि पूरी दुनिया में इस देश का, भारत का कोई भी मैच नहीं है, कोई भी बराबरी नहीं है, कोई इसके आसपास भी नहीं पहुंच सकता है। शी इज पियरलेस, इंडिया इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। और इसकी तारीफ करते हैं। तो इसकी तारीफ करते हैं ये नहीं कि सोफे पे बैठ जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें कहने लग जाते हैं, नहीं, ये मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये रियलिटी है, सच्चाई है, एक सच्ची तारीफ है। और जब उस तारीफ को, जब उन अच्छी बातों को जब हम एक्नॉलेज करते हैं, वो सबसे बड़ी तारीफ होती है बेटा। ये आप अपने ऊपर लेकर देख लीजिए कि अगर आप में कोई टैलेंट है और आप लेट्स से
वो टैलेंट की अगर कोई तारीफ का मतलब कि उस टैलेंट के लिए अगर कोई एक्नॉलेज ना करे उसे, तो आपको तकलीफ होगी, आपको दुख भी होगा, बुरा भी लगेगा और गुस्सा भी आएगा। एक्नॉलेज करना, अप्रिशिएट करना, मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है। जैसे मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत मोटिवेट किया है, उनके जो कमेंट्स होते हैं ना, वो आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन वही होता है, क्योंकि इतने पॉजिटिव और इतने अच्छे और इतने रियल कमेंट्स वो होते हैं कि जिससे मुझे लगता है कि हाँ, आई एम ऑन द राइट ट्रैक और मेरे बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं। इनफैक्ट वो मुझे सजेशंस भी देते हैं। तो ये कोई तारीफ करना थोड़ी होता है, ये तारीफ करना नहीं है, ये मेरी मेहनत को एक्नॉलेज करना है। और सिंस मेरी मेहनत अगर एक्नॉलेज हो रही है, मेरे लिए वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। राइट, आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आ गया पूरा स्टैंजा। यहाँ पर ये जो हाइफन दिए हुए हैं ना, 4 हाइफन, ये बस ऐसे ही नहीं लिख दिए हैं, सुब्रमण्यम भारती लिख रहे हैं इस फॉर्म को, तो ये ऐसे हाइफन नहीं है, इसका एक मीनिंग है, इसका एक रेलेवेंस है, विच इज कि जरा ठहरिए और रुकिए, जस्ट टेक अ पॉज। मतलब ये जो एक रियलिटी है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है कि हिमवंत हमारे, हिमालय हमारा है। ये कोई मामूली बात नहीं, छोटी मोटी बात नहीं है। आपको इस बात की सीरियसनेस को और गंभीरता को समझने की जरूरत है कि हम हिमालय की बात कर रहे हैं, जिसकी टक्कर का, जिसकी बराबरी का कोई और पर्वत, कोई और ऐसी माउंटेन रेंज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इट इज दैट ब्यूटिफुल, इट इज दैट स्ट्रॉन्ग। अरे वो हमारा है, ये गंगा हमारी है। जस्ट टेक अ पॉज, जस्ट टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा रुकिए और इस बात को, इस बात की गहराई को जरा एब्जॉर्ब कीजिए कि सच में ये सच है, ये रियलिटी है कि देखिए किसका है, ये हमारा। एक्नॉलेज कीजिए इस बात को। सो होल्ड, जस्ट टेक अ पॉज फॉर अ वाइल। इसका ये मतलब है कि जैसे आपको कई बार कुछ ऐसा मिल जाए, ऐसा तोहफा मिल जाए जो एकदम अनएक्सपेक्टेड हो, तो आप थोड़ी देर के लिए एकदम होल्ड हो जाते हैं ना, कि एकदम स्टिल हो जाते हैं कि क्या ये 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 हमारा है, रियली? ये मुझे आपने गिफ्ट किया है, रियली? इट इज लाइक दैट एक्सप्रेशन। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट स्टैंजा, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। यहाँ पर कौन रहा है? गैलेंट वॉरियर्स, योद्धाओं की भूमि रही है यहाँ पर। Many a sage has sanctified this land. Sanctify का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्योर करना, ठीक है? कि ये जो जमीन है, इसको प्योर किसने बनाया है? ठीक है? Why this land is so holy? राइट? किसने बनाया है? सेज ने, सेजेस ने, साधु संत महात्मा, जिन्होंने इस धरती पे जन्म लिया है। तो आप देखिए कि यहाँ पर इस धरती पे एक तरफ जहाँ ऋषि मुनियों का ज्ञान भी है, और ऐसा ज्ञान जैसा ज्ञान कहीं धरती पे संसार में आपको नहीं मिलेगा। एक तरफ ऐसे ऋषि मुनि है और दूसरी तरफ ऐसे वीर योद्धा हैं जिनकी गाथाएं आज भी हम सुनते हैं और दोहराते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें गूज बम्स आते हैं, और उतना मोटिवेशन और उतना एनकरेज्ड हम फील करते हैं कि वो गाथाएं कभी भी अपना असर उनका कम नहीं होता। इतने वीर योद्धाओं की भूमि रही है ये, राइट? और इसी वजह से हमारी ये जो पावन भूमि है वो इतनी पायस है, इतनी प्योर है और इतनी ब्रेव भी है। प्योर का मतलब ये थोड़ी है कि उसके अंदर से बस कंकड़ पत्थर हटा दोगे, नहीं नहीं, इसको एकदम क्लीन करना है। नो, दैट इज नॉट द रियल क्वालिटी। द क्वालिटी इज क्या वैल्यू ऐड करी है यहाँ के लोगों ने। जो पहले के लोग जो यहाँ रहे, हमारे एंसेस्टर्स जो रहे हैं, उन्होंने इस देश के इतिहास को बनाने में जो वैल्यू ऐड करी है, वो हमारा इतिहास क्या है? यही ऋषि मुनि, यही वीर योद्धा, जिन्होंने हमारा इतिहास इतना खूबसूरत, इतना वैल्यूएबल बनाया है कि जो हमारे देश को, हमारे भारत को पेयरलेस बना देता है। ये मीनिंग है इसका, राइट? The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. Auspicious मतलब क्या होती है? शुभ चीजें। क्या शुभ चीजें यहाँ नहीं मिलती? क्या यहाँ पर म्यूजिक डिवाइन नहीं होता? बिल्कुल होता है। डिवाइन का मतलब होता है देवी देवताओं से एकदम स्पिरिचुअल रिलेटेड। तो यहाँ का जो म्यूजिक है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है कि हम डिस्कोथेक्स में जाके और म्यूजिक सुन के आ गए, एंजॉय करके आ गए, नाच गाना करके आ गए, एंड दैट्स इट। हाँ, ये भी होता है, व्हाई नॉट? लेकिन जो जिस म्यूजिक की बात यहाँ हो रही है, वो म्यूजिक आपको सीधे परमात्मा से जोड़ता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है। वो ठहराव है इस म्यूजिक में जो सीधे आपको शांति महसूस कराता है, राइट? यहाँ की जो प्रेयर्स हैं, तो वो प्रेयर्स सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है कि आप बस उन्हें बोल देते हो। उनमें जो एक रिदम है, उनमें जो एक लिरिकल भाव है। आप कोई भी आरती गाइए, कोई भी पूजा कर रहे हो, आप उसमें आरती गाते हैं, तो आरती क्या है? उसमें स्वर है, उसमें सुर है, उसमें ताल है, उसमें रिदम है, और वो इतनी सुंदर है कि नहीं? इसीलिए इसे डिवाइन म्यूजिक कहा गया है कि जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से नहीं है, परमात्मा से भी आपको जोड़ने के लिए, आपकी आत्मा परमात्मा से जोड़ने के लिए है। इट इज सो स्पिरिचुअल, सो डिवाइन, सो पायस, सो प्योर, राइट? Here, Brahma knowledge has taken root and the Buddha preached his धाम here. बेटा ये जो धाम है, कई बार ना इसे ऐसे समझ लिया जाता है कि शायद मिसप्रिंट हुआ है तो धर्म लिखना चाह रहे हैं। नहीं बेटा, ये धाम ही है, बुद्ध धाम होता है।
धाम बोलता है, ठीक है। तो धाम इज अगेन कि जहां पे एक ठिकाना जहां आप रह रहे हो, कि बुद्ध धाम, नो, ये है बुद्ध धम्म, राइट, जिसका मतलब होता है टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, राइट। तो इसका बेसिकली ये मतलब है। तो यहाँ पर भारत की धरती पे हमें ब्रह्म ज्ञान भी मिलता है और बुद्ध ज्ञान भी मिलता है। दोनों की अपनी अपनी जो शिक्षाएं हैं हमें वो मिलती हैं। तो ब्रह्म नॉलेज में क्या है, ब्रह्म ज्ञान में हमें क्या मिलता है, क्या समझ में आता है, जो यूनिवर्स ब्रह्मांड की जितनी भी जो कुछ रियलिटीज हैं, जो सत्य असत्य का जो ज्ञान है, इन सब के बारे में हमें पता चलता है, राइट। इसके अलावा जो बुद्ध धर्म है उसमें हमें कौन सी टीचिंग्स या क्या कुछ सीखने को मिलता है। अगेन, जैसा कि मैंने स्क्रिप्चर्स और उपनिषद के बारे में एक चीज आपको बताई थी कि ऐसा ज्ञान कहीं और नहीं है। ब्रह्म नॉलेज और बुद्ध धाम, इसका मतलब क्या है कि इसके इक्विवेलेंट भी और कोई टीचिंग नहीं है, राइट। यहाँ पर हमें डीप स्पिरिचुअल विजडम मिलता है, डीप स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है, राइट। इसके अलावा जो ट्रूथ है, रियलिटी है, उन सब के बारे में हमें क्या सच है क्या झूठ है, ये चीजें समझने पहचानने की जो एक क्षमता होती है, इनकी टीचिंग्स में वही क्षमता है जो एक स्टूडेंट को जब मिलती है तो उन्हें सही गलत वो सब समझ में आता है। इसके अलावा एक स्टेबिलिटी आती है, इस लेवल की ये टीचिंग होती है। तो जब मैं आपसे बात करती हूँ कि जब स्टेबिलिटी आती है, इसका मतलब है कि हमें एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, हम रियलिटी एक्सेप्ट करने के काबिल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि पहले ना एक क्लास 9th का ही पहले एक चैप्टर हुआ करता था, द सर्मन एट बनारस, राइट। तो इस सर्मन एट क्लास 9th नहीं, सॉरी, क्लास 10th में ही ये एक चैप्टर। तो सर्मन एट बनारस मतलब जो बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था उसमें यही सिखाया था कि डेथ इज इनएविटेबल, कि मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसे आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, मृत्यु आएगी ही आएगी। तो एक लेडी होती है जिसका नाम है किसा गौतमी, वो अपने बेटे को खो देती है, उसका बेटा, उसकी डेथ हो जाती है। तो बुद्ध अपने तरीके से उसे ये सिखाते हैं दैट यू आर नॉट द ओनली वन हु हैज लॉस्ट हर सन और हु हैज लॉस्ट लव्ड वन, कि कोई ऐसा नहीं है कि बस तुमने ही इसे खोया है। हर पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को किसी ना किसी अपने खास को, अपने लव्ड वन को खोना ही पड़ता है, और ये ऐसा दुख है जो आपको झेलना ही पड़ता है। लेकिन अपनी पूरी लाइफ को आप अगर उसी दुख के अंदर अगर लगा दोगे तो इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, विच इज नॉट करेक्ट। और जो किस्सा गौतमी है इस बात को समझती है, क्योंकि उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिलता जहां पर किसी ना किसी ने अपने किसी प्रियजन को ना खोया हो, अपने किसी लव्ड वन को ना खोया हो। और जब ये बात किस्सा गौतमी को समझ में आती है ना, तब उन्हें यह एहसास होता है कि हाँ, डेथ इज इनएविटेबल एंड आई वाज बीइंग सेल्फिश। जब ये लेवल की लर्निंग एक स्टूडेंट तक पहुंच पा रही है, तो आप सोचिए कि वो जो टीचर होगा, जो बुद्ध होंगे, या ये जो ब्रह्म ज्ञान होगा, वो खुद किस लेवल का होगा, आप सोचिए, राइट। तो ये ज्ञान हमें कहाँ मिलता है, ये ठहराव हमें कहाँ मिलता है, ऐसा ज्ञान जिसमें ये ठहराव आए, ये स्टेबिलिटी आए, ये सेल्फ रियलाइजेशन आए, ये डीप स्पिरिचुअल विजडम आए, कहाँ मिलता है, भारत में मिलता है। Of hoary antiquity is Bharat. She is fearless. Let's praise her. क्या कह रहे हैं यहाँ पर? Of hoary antiquity is Bharat मतलब एक ऐसा देश जो बहुत पुराना है, एंशियंट है, होरी एंटिक्विटी। तो होरी एंटिक्विटी मतलब जो बहुत पुराना, वेरी वेरी एंशियंट, ठीक है, कह सकते हैं शाश्वत या सनातन, राइट। तो भारत जो है वो क्या है, बहुत एंशियंट समय से शाश्वत है, हमेशा से, जो सदा से रहा है ना, ऐसा है हमारा भारत। और इसीलिए इसीलिए ये प्योरनेस है, अनमैच्ड है, कोई इसके बराबर आ भी नहीं सकता है। और अब समय है कि इसे प्रेस कीजिए। दैट मीन्स अगेन कहीं बैठकर तारीफ, अरे बहुत अच्छा नहीं, इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो क्वालिटी है, जो वैल्यू है इस देश की, जितनी भी बातें हमने इस फॉर्म के थ्रू जानी है, जो कि जरूरी है, बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना, उन्हें एक्नॉलेज कीजिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए कि सचमुच ये है। और हमने शायद इसे इतना एडमायर नहीं किया जितना एडमायर हमें करना चाहिए था हमारे देश को, शायद हम भूल गए। तो हमें एक बार फिर से इस पोम के थ्रू खुद को ये याद दिलाने की जरूरत है कि वाकई में भारत जो है कितना महान देश है, इसका इतिहास वाकई में सच में कितना ज्यादा खूबसूरत है, जिसे हम एक्नॉलेज करना भूल गए हैं, एडमायर करना भूल गए हैं। तो क्यों ना इस मौके पे हम इसे एडमायर करें, इट मीन्स दैट। और फिर ये जो डॉट 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 है वो क्या दिखाता है बेटा, ये डॉट सिखाते हैं कंटिन्यूएशन को, कि ऐसा नहीं पोम खत्म हो गई, हाँ बस ठीक है हमने समझ लिया, हाँ हम प्रेज करेंगे और हो गया, नो, praise it now, acknowledge it now, appreciate it now and always, forever, right?
ये थी ये पोएम बेटा। आई होप ये आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। एक्सप्लेनेशन इस तरफ है ही, और जो मैं आपको इस साथ पीडीएफ शेयर करती हूँ तो वहां पर भी आपको मिल ही जाएगा। तो बेटा अब हम इस पोएम के मैसेज और थीम्स को देख लेते हैं। तो यही मैसेज मिलता है हमें इस पोएम से, और यही सीखने को मिलता है कि जो भारत है इट इज मैचलेस। ऐसा और कोई दूसरा देश नहीं है पूरी दुनिया में जो भारत की बराबरी कर सके, फिर चाहे वो इसकी टाइमलेस ब्यूटी हो, या फिर यहाँ का नॉलेज, यहाँ का ज्ञान हो, यहाँ की टीचिंग्स हो। हिमालय पर्वत, गंगा नदी, उपनिषद, ब्रह्म नॉलेज, बुद्ध धाम, चाहे कुछ भी हो, कोई भी भारत की बराबरी नहीं कर सकता। और यहाँ की जो भूमि है वहां पर ऋषि मुनियों ने तो जन्म लिया ही है, वीर योद्धाओं ने भी जन्म लिया है, और ये बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो भारत को सबसे बेहतर बनाती हैं, अनोखा और खास बनाती हैं। और यही सभी बातें भारतीय होने के नाते हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए, अप्रिशिएट करनी चाहिए, और हमें भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। यही मैसेज हमें इस पोएम से मिलता है, राइट। इस पोएम की जो थीम है वो है पेट्रियटिज्म, यानी देशभक्ति। जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हम हमारे देश भारत के बारे में बहुत सारी बातें हमें पता चलती हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि उन बातों के बारे में हमें पहले पता नहीं था, हो सकता है बहुत सारी बातें हैं जो हमें पहले से पता हो, लेकिन जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो वो बातें अलग तरीके से हम रिसीव करते हैं, क्योंकि वो बातें अब सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, वो बातें अब एक इमोशन है, एक फीलिंग है, और एक ऐसा इमोशन जो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जगाता है। और इसीलिए ये पोएम और भी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि ये हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जगाती है, राइट। सो दिस इज द मेजर थीम ऑफ दिस पोएम, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा और इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस सीखते हैं। तो जो सबसे पहली पोएटिक डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखी हुई है, जो एग्जांपल्स हैं इस पोएम से वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि जब किसी की डेफिनेशन हम बस याद कर लेते हैं, इट डजंट मीन कि हमें उसे अप्लाई करना भी आ गया, राइट। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें एप्लीकेशन समझ में आना बहुत जरूरी है पोएटिक डिवाइसेस की, अदरवाइज इट्स यूजलेस, राइट। तो देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। अगर हम दुनिया में जितना कुछ भी एग्जिस्ट करता है उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करें, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, तो नॉन ह्यूमन में अदर देन ह्यूमन सब कुछ ही है, फिर चाहे वो प्लांट्स हो, प्लैनेट्स हो, ट्रीज हो, कार्स हो, इमोशंस हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी, कोई एक्शन हो, एनीथिंग अदर देन ह्यूमन। उस पर जब नॉन ह्यूमन पे जब एक ह्यूमन एट्रीब्यूट या कोई क्वालिटी एप्लीकेबल होती है, उसे ही पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। कि अगर मैं कहूं कि आज तो मैंने इस पेन का, बेसिकली इसको स्टाइलस कहते हैं लेकिन पेन बोल रही हूं मैं, कि मैं कहूं कि मैंने आज इस पेन का इतना यूज किया है कि बेचारे का दम ही निकाल दिया, तो इसके अंदर दम या इसके अंदर जान थोड़ी है, नहीं ना, ये एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ जैसे तो ये कोई इंसान हो, राइट। तो मैंने क्या किया, इसे पर्सोनिफाई कर दिया, यानी एक ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन एट्रीब्यूट मैंने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर दिया है, राइट। इसे ही पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, पर्सन से आता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर इस फॉर्म में कहां कहां पर्सोनिफिकेशन है, माइटी हिमवंत। हिमवंत जो है वो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर का नाम है, जो कि माँ पार्वती, माँ गंगा, इनके पिता थे, राइट। तो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर भी है। तो जो हिमालय पर्वत है, जो रेंज है, माउंटेन रेंज है, हिमालयन माउंटेन रेंज, उसे एक ह्यूमन कैरेक्टर के तौर पे भी दिखाया गया है, राइट। कि कितने पावरफुल है और कितने स्ट्रांग है। तो ये क्या किया हमने, पहाड़ों को पर्सोनिफाई कर दिया, ठीक है, कि माइटी हिमालयास, तो माइटी हिमवंत, पावरफुल पर्सन, एज इफ देयर इज सम पावरफुल पर्सन, तो इसीलिए पर्सोनिफिकेशन। जेनरस गंगा, जेनरस का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था, उदार, दयालु, बड़े दिल वाला। तो बड़े दिल वाला मतलब ऐसा जैसे कोई इंसान की बात हो रही है, लेकिन माँ गंगा इंसान नहीं, एक नदी है यहाँ पर। तो एक इंसान की, एक ह्यूमन क्वालिटी जो है, अगेन एक नदी पे, एक रिवर के ऊपर जब अप्लाई हो रही है, इट मीन्स हमने उसे क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया। फाइनली शी इज फियरलेस। तो शी, ये प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल होता है, इंसान के लिए, फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो यहाँ पर हमने अगेन, जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत को अगेन हमने एक इंसान की तरह यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं, तो अगेन इट इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बेटा एक साउंड बेस्ड पोएटिक डिवाइस होती है, जहां पर अगर हम एक सेंटेंस की बात करें, हम इस सेंटेंस को पकड़कर चलते हैं, तो इसकी बात अगर हम करें तो हम हर एक वर्ड को पहले देखेंगे और हर वर्ड के पहले लेटर का साउंड देखेंगे। फर्स्ट लेटर या इनिशियल लेटर्स, कई बार एक से ज्यादा लेटर भी हो सकते हैं, लेकिन वो शुरुआती लेटर ही होते हैं। जैसे या तो मैं सिर्फ एच, सिर्फ इसको कंसिडर करूंगी, या फिर एच ए इसे कंसिडर करूंगी, यानी शुरुआती लेटर्स ही। ऐसा नहीं कि कोई भी अक्कड़ पकड़ करके कोई भी रैंडम लेटर का साउंड मैं कंसिडर करूंगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं उन सब वर्ड्स के पहले लेटर के साउंड को हम देखेंगे, और जहां सेम साउंड रिपीट हो रहा होगा
वो ही एलिट्रेशन आता है। ये पहली चीज। दूसरा रूल जो एप्लीकेबल है वो ये है कि जितने भी शब्द हैं जहां पर सेम साउंड रिपीट हो रहा है, दे आर सपोज टू बी क्लोजली प्लेस्ड। क्लोजली प्लेस्ड मतलब नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं कि अगल बगल में ही वो वर्ड्स का होना जरूरी है, नो, लेकिन आसपास होने चाहिए कि बीच में एक आध वर्ड अगर आ रहा है देन इट इज फाइन, अदरवाइज सेंटेंस में आसपास ही होने चाहिए। इसका रीजन ये है कि अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा तो जो रिदम एक क्रिएट होता है ना एलिट्रेशन की वजह से, वो रिदम खराब हो जाता है और इस वजह से हम उसे फिर एलिट्रेशन कंसिडर नहीं करते। जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं ना वो एलिट्रेशन का सबसे शानदार एग्जांपल होते हैं, जैसे ब्लू बैग ब्लैक बैग। आई एम सॉरी, आई एम नॉट दैट गुड एट टंग ट्विस्टर्स, लेकिन आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो अगर आप ये देखें पूरा ब्लू बैग ब्लैक बैग, तो चारों वर्ड्स जो है वो उसका जो फर्स्ट लेटर का साउंड है वो क्या है, ब साउंड है। ठीक है, यहां पर वो साउंड कहां कहां आ रहा है, देखो हैज बीन हर्ड हियर। तो देखो कौन सा साउंड यहां रिपीट हो रहा है, फर्स्ट या इनिशियल लेटर्स का ह साउंड, हैज हर्ड हियर। बीन में क्या वो साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा, डिफरेंट साउंड है वो। तो दिस इज व्हाट एलिट्रेशन। देन पेयरलेस, लेट्स फ्रेज, पर साउंड रिपीट हो रहा है। अगेन देखो नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है, बोथ द वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय दिस वर्ड लेट्स, है ना, लेकिन आसपास है तो ये एक रिदम क्रिएट हो पा रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि जब तक 10-15 बार रेपिटेशन ना आ जाए तब तक एलिट्रेशन नहीं होगा, नहीं, अगर एक बार भी रेपिटेशन हो पा रहा है और रिदम क्रिएट हो रहा है और उसकी रेलेवेंस है तो आप उसे एलिट्रेशन कह सकते हैं, जैसे यहां पर है। ध्यान रखिए अगर सेम लेटर आ रहा है उस केस में ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी पोएम के अंदर एक फ्रेज है द जेनरस गंगा, शायद थर्ड सेंटेंस ही है, राइट। तो जेनरस गंगा जो है नेक्स्ट टू ईच अदर भी आ रहा है, देखा जाए तो दोनों ही वर्ड्स जो है जी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या साउंड सेम है, बिल्कुल भी साउंड सेम नहीं है। जेनरस में ज साउंड आ रहा है, गंगा में ग साउंड आ रहा है, तो इस केस में क्या एलिट्रेशन होगा, क्या नहीं होगा। तो लेटर भले ही सेम हो बेटा, लेकिन साउंड सेम होना ही जरूरी होता है जब हम बात कर रहे हैं एलिट्रेशन की। ठीक है, नेक्स्ट इज इमेजरी। नाउ व्हाट इज इमेजरी? इमेजरी अलग अलग तरीके की होती है, जैसे विजुअल इमेजरी, ऑडिटरी इमेजरी, ठीक है, अलग 4-5 तरीके की होती है, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा की होती है, आपके सिलेबस में 5 ही है मैक्सिमम, राइट। अब यहाँ पर अच्छा मैं एक साथ पांचों नहीं पढ़ाऊंगी, उसका रीजन ये है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिस फॉर्म में जो जो इमेजरी आती चली जाएगी मैं वैसे वैसे आपको पढ़ाती जाऊंगी, आपके लिए फिर उस इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इमेजरी बेसिकली होती क्या है, जब भी आप कोई भी सिचुएशन को इमेजिन करते हो, बेसिकली दैट इज इमेजरी। अब वो अलग अलग तरीके से कैसे कैटेगराइज है, अगर आप वो सेम सिचुएशन को जब इमेजिन कर रहे हो, अगर वो सिचुएशन दिखने में कैसी होगी या वो नजारा दिखने में कैसा होगा, अगर आप ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे हो, इट मीन्स इट्स अ विजुअल इमेजरी। जैसे हम कई बार इमेजिन करवाते हैं, जैसे पोएट्स होते हैं, हम पोएम्स पढ़ रहे हैं और उसके अंदर इमेजिनेशन कैसी क्या क्रिएट करवा रहे होते हैं पोएट्स कि नदी बह रही है, झरना गिर रहा है और सुबह का मौसम है, सुबह का समय है, सूरज उग रहा है और बहुत ही चिड़िया जो है बहुत ही प्यारे सुर में चहचहाते हुए वहां से उड़ती हुई जा रही हैं, राइट। ये पूरा का पूरा जो नजारा है जब आप इसे इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअल में तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, विजुअल इमेजरी, राइट। वहीं अगर मैं कहूं कि मैंने चोकोलावा केक ऑर्डर किया था और फिर एकदम वो ताजा ताजा गरम गरम बन के जब आया और मेरे सामने टेबल पे रखा हुआ था, उसमें थोड़ा थोड़ा धुआं भी निकल रहा था क्योंकि वो एकदम फ्रेशली बेक्ड था, फिर मैंने उसे नाइफ से कट किया और जैसे ही कट किया उसके अंदर का जो चॉकलेट है वो पिघलते हुए एकदम बाहर लावा की तरह बहा और फिर मैंने एक स्कूप से उसे खाया एंड इट वाज डिलिशियस। अब जब आप ये सुन रहे हैं तो क्या एक्चुअल में आपने इमेजिन कर लिया कि आपने वो चोकोलावा केक खाया है? दैट इज इमेजरी। लेकिन यहां पर बात हो रही है एक टेस्ट की, तो ये वाली जो इमेजरी है इट इज नोन एज गस्टेटरी इमेजरी, क्योंकि टेस्ट वाली है, आप इमेजिन कर रहे हो उस टेस्ट को कि वाह क्या शानदार टेस्टी चोकोलावा केक होगा, राइट। तो इस तरीके से इमेजरी होती है। इस पोएम में कौन सी इमेजरी है, एक तो द माइटी हिमवंत। तो माइटी हिमवंत का मतलब बेसिकली ये है कि हिमालय पर्वत जो है जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इस फॉर्म में, इट इज विजुअल इमेजरी, कि दिखने में कितने खूबसूरत लगते होंगे और कितने पावरफुल लगते होंगे, कितने स्ट्रांग लगते होंगे, राइट, क्योंकि बहुत ऊंचे पहाड़ हैं ये। ठीक है, अब हम में से सबको इसे देखने का सौभाग्य प्राप्त तो नहीं हुआ होगा, बट आई एम वन ऑफ दोज लकी पीपल जिसने एक्चुअल में जो हिमालयन रेंज है वो देखी है, उसका पेनोरामिक व्यू देखा है। देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड कौसानी, आई थिंक यस कौसानी ही है। वहां पर एक आश्रम है जहां से जो पेनोरामिक व्यू है हिमालयन रेंज का वो दिखाई देता है। एंड ट्रस्ट मी इतना खूबसूरत नजारा, मुझे ध्यान नहीं कि मैंने कभी कुछ और देखा हो इतना खूबसूरत, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल नजारा वो होता है।
और वो खूबसूरत तो लगता ही है, वो पीसफुल तो लगता ही है। इन दैट सेम मोमेंट आपको इतना स्ट्रॉन्ग फील होता है उसे देखकर, राइट? तो जब मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूं तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि पहाड़ कैसे दिखते होंगे इस तरह से, राइट? दैट इज द इमेजरी. सो इट इज विच इमेजरी? विजुअल इमेजरी, राइट? नेक्स्ट इज द सनी गोल्डन लैंड. अगेन जिस तरीके से भारत की भूमि को एक्सप्लेन किया गया है, इसका रिच कल्चर, इसका रिच हेरिटेज, एक्चुअली इसकी जो ब्राइटनेस है, इसकी जो खूबियां हैं, कि क्यों ये धरती इतनी ज्यादा खूबसूरत है और क्यों इसे सनी गोल्डन लैंड कहा गया है, जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है. अगैन वी इमेजिन कि ये दिखने में कितना खूबसूरत लगता होगा और एक्चुअल में यहाँ के आर्ट फॉर्म्स जो है, यहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब चीजें जो है, तो जब हम अगेन इसे इमेजिन करते हैं, देन इट इज व्हाट? अगेन इट इज इमेजरी, राइट? नेक्स्ट इज रिफ्रेन. बेटा रिफ्रेन क्या होता है? जितना स्टेंजाज होते हैं, स्टेंजाज की जो लास्ट लाइन होती है, जब वो लास्ट लाइन, एवरी लास्ट लाइन इज सेम, तो उस केस में उसे रिफ्रेन कहा जाता है. एवरी लास्ट लाइन का मतलब, जैसे अगर एक पोएम के अंदर 6 स्टेंजा है तो जरूरी नहीं कि 6 की 6 स्टेंजाज में वो सेम लाइन आनी जरूरी है, ऐसा नहीं है. फर्स्ट 2 स्टेंजा में भी आ सकती है, या किन्हीं भी 2 स्टेंजा में, किन्हीं भी 3 स्टेंजा में, ऐसे रैंडमली भी किसी भी स्टेंजा के अंदर अगर लास्ट लाइन रिपीट हो रही है, एज इट इज रिपीट हो रही है, देन इट इज नोन एज रिफ्रेन. और यहां पर क्या है? शी इज fearless, लेट्स प्रेज हर. ये जो लास्ट लाइन है दोनों स्टेंजाज में, क्या वो सेम आ रही है? देन इट इज रिफ्रेन. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज हाइपरबली. बेटा इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, चाहे अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन हो, चाहे ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन हो, इट इज हाइपरबली ओनली. कई बार मैंने सुना है कि हाइपरबोल कहते हैं. नहीं, हाइपरबोल नहीं होता है, हाइपरबली ही होता है. इसका मीनिंग होता है एग्जैजरेट करके बताना, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना. तो देखिए कहाँ, यहाँ पर जितनी भी खूबियों की बात करिए ना भारत की, तो बिल्कुल किस तरीके से कही है कि दूसरा कोई बिल्कुल है ही नहीं. तो ये एक्चुअल में एक एग्जैजरेशन है कि सिर्फ भारत ही है, राइट? इसके अलावा पूरी दुनिया में और कुछ है ही नहीं. ठीक है, तो देखिए देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ. पूरी धरती पे भारत के बराबर का और कोई नहीं है. जो रिवर, जो गंगा नदी है, उसके बराबर की कोई नदी पूरी दुनिया में ही नहीं है. स्क्रिप्चर्स के बराबर भी कोई नहीं, म्यूजिक के बराबर भी कोई नहीं. इनफैक्ट भारत अपने आप में ऐसा है जिसके बराबर और कोई नहीं, राइट? तो ये है एग्जैजरेशन. एग्जैजरेशन का एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए. कि मान लीजिए अगर कोई इंसान 40 की स्पीड से बाइक चला रहा है और उसने किसी, कोई सामने छोटा सा पत्थर आ गया ना, छोटा सा पत्थर, उससे किसी तरीके से बचा लिया. क्योंकि कई बार क्या होता है, अचानक से कंकड़ आ जाता है तो आपकी बाइक अगर स्लो स्पीड पे भी है ना, तो भी कई बार ना स्किट हो जाती है ना. अब ये पूरा का पूरा इंसिडेंट अगर इस तरीके से बताया जाए कि 180 की स्पीड पे बाइक भगाई जा रही थी और इतना बड़ा पत्थर आ गया चट्टान जैसा और उस पर से बाइक कुदा दी, तो देखा जाए तो इंसिडेंट एग्जैक्ट सेम है लेकिन उसको कितना बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि भाई ने बाइक ही कुदा दी, तो बहुत बड़ा चढ़ा के बताई जा रही है. तो बिल्कुल उसी मैनर में ये है कि भारत के बारे में जो भी बताया जा रहा है फुल ऑन बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, लेकिन वो कुछ भी झूठ या गलत नहीं है, राइट? चलिए नेक्स्ट इज रेटोरिकल क्वेश्चन. रेटोरिकल क्वेश्चन का मतलब होता है बेटा एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर एक्सपेक्टेड नहीं होता. इनफैक्ट वो क्वेश्चन आंसर पूछने के हिसाब से वो क्वेश्चन नहीं किया गया है. जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन था, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, मतलब गंगा नदी के बारे में बात हो रही है ना, कि इतनी जेनरस है गंगा, इतनी ग्रेसफुल है, इतनी ब्यूटीफुल है गंगा, है इसके बराबर की, इसके टक्कर की नदी पूरी दुनिया में कहीं? तो ये एक्चुअल में नहीं पूछा जा रहा है कि कोई और नदी है तो उसका नाम बताओ. नो, ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है एक तरीके का कि है कहीं, बिल्कुल नहीं है. ये ऐसा एक एक्सप्रेशन है, राइट? कई बार जैसे कोई इंसान हमें एक ऐसी न्यूज देता है जो बहुत ही शॉकिंग होती है, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? क्या कह रहे हो? तो एक्चुअल में हम उससे थोड़ी पूछ रहे हैं कि क्या कह रहे हो. तो क्या सामने वाला जो बात अभी अभी बताई उसको रिपीट करने लग जाएगा? नहीं ना. ये एक शॉक वाला एक्सप्रेशन होता है कि क्या क्या कह रहे हो, रियली? So you are not expecting an answer, you are actually expressing, ठीक है? You are expressing shock, ठीक है? तो उसे ही क्या कहा जाता है? रेटोरिकल क्वेश्चन, जिसका एक्चुअल में कोई आंसर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि कोई इंसान आंसर देगा, ठीक है? नेक्स्ट इज एल्यूजन. एल्यूजन क्या होता है बेटा? ये एक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, और किसी भी फेमस या वेल नोन चीज का ही रेफरेंस यहाँ लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी इंसान के बारे में बात करूं कि अरे इनकी हाइट तो बिल्कुल कुतुब मीनार जैसी है ना, मैंने एक फीचर के बारे में बात की, एक इंसान के फीचर के बारे में बात की है और उस फीचर को कुतुब मीनार से कंपेयर किया है, राइट? रेफरेंस किसका लिया? बेसिकली कंपेयर भी नहीं किया, कुतुब मीनार का रेफरेंस लिया है कि कुतुब मीनार जैसी हाइट है. तो क्या मैंने आपको ये बताया कि वो टॉल है या शॉर्ट है या कैसे? मैंने कुछ नहीं बताया ना, उस क्वालिटी को रेफरेंस लेकर समझाया है. तो कुतुब मीनार की हाइट कैसी है? मतलब अगर कुतुब मीनार के बारे में बात करेंगे तो मैं क्या बात कर रही हूँ, सबको समझ में आ रहा है कि टॉल ही होगा. तो
किसी की इसी तरीके की खूबी को रेफरेंस लेके, किसी फेमस चीज का या फेमस कैरेक्टर का रेफरेंस लेके अगर हम बताएंगे ना, तो उसे एल्यूजन कहा जाता है। तो इस पोएम के अंदर देखिए, उपनिषद, ब्रह्म नॉलेज, बुद्ध एंड धम्म, तीनों के तीनों जो एल्यूजन, जो रेफरेंस यूज किए गए हैं, तो ये तीनों रेफरेंस बेसिकली क्या बताते हैं? भारत की नॉलेज को, यहाँ के डीप स्पिरिचुअल विजडम को बताते हैं, यहाँ की टीचिंग को बताते हैं, यहाँ की लर्निंग को बताते हैं कि जो गुरु शिष्य परंपरा जो होती है यहाँ पर, कि गुरु किस तरह से शिष्य को सिखा रहा होता है और शिष्य किस तरीके से गुरु से सीख रहा होता है, जो एक रिस्पेक्ट, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट यहाँ पर होता है, राइट? जो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज यहाँ होता है, ठीक है, जहां पर गुरु इतना एनलाइटेंड है और जो स्टूडेंट है वो पूरी तरीके से डिवोटेड है, राइट? तो ये चीजें समझाने के लिए, इसका लेवल समझाने के लिए देखिए इनका इस्तेमाल, इनका यूज यहाँ पर इस फॉर्म में किया गया है, राइट? नेक्स्ट इज ओड। ओड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि एक फॉर्मल लिरिकल फॉर्म होती है। लिरिकल, लिरिक्स, जो गाने के, जो गीत के जो जिस तरीके से रिदम होती है, जो सुर ताल होती है, दैट इज इन अ लिरिकल फॉर्म, राइट? जो गाने होते हैं हमारी मूवीज में भी, तो वो लिरिक्स ही तो होते हैं ना, इफ यू नो, ठीक है? तो ये फॉर्म भी कैसी क्या है? इसी तरीके का एक लिरिकल फॉर्म है जिसमें किसी की तारीफ की गई होती है। और इस फॉर्म में किसकी तारीफ की हुई है? भारत की। तो सब्जेक्ट की तारीफ की गई है, और सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, चीज भी हो सकती है, और देश भी हो सकता है। नेक्स्ट इज मेटाफर। मेटाफर क्या होता है बेटा? दो अनरिलेटेड चीजों के बीच में जो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है उसे ही क्या कहा जाता है? मेटाफर। अब ये अनरिलेटेड चीज जो होती है ना, बेसिकली आपस में कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इन दोनों में एक कॉमन क्वालिटी को कंपेयर किया जाता है, राइट? और वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से आपका बर्थडे है आज, ठीक है, तो अगर आपका बर्थडे है तो मैं अगर आपसे कहूं, अरे आज के राजा तो तुम ही हो, जो कहोगे वैसा ही हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली आपको एक राजा से कंपेयर कर रही हूं। तो कौन सी क्वालिटी? कि आज तो भाई पूरी अथॉरिटी है, तो आप दिखने में राजा जैसे हो या नहीं हो, दिखने में एज इन की चाहे सूट बूट में या उस तरीके से ताज वगैरह या जो भी आउटफिट होता है राजा का, भले ही उस तरीके के अटायर में हो या नहीं हो, क्राउन है सर पर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कौन सी क्वालिटी आप यहाँ पर कंपेयर की गई है? कि राजा के पास एक अथॉरिटी जो होती है, तो वो अथॉरिटी, डायरेक्ट कंपेरिजन ये हुआ है कि भाई आज का दिन तो अधिकार है तुम्हारे पास, बोलो बोलो क्या चाहिए तुम्हें, क्या गिफ्ट चाहिए, है ना? तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया। इस पोएम के अंदर ये कंपैरिजन क्या हुआ है? जो धरती है हमारी भारत की, उसे क्या कहा गया है? सनी गोल्डन लैंड। सो द नेशन इज ब्राइट, वार्म एंड ओवरफ्लोइंग विद प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस एंड ब्यूटी। यहाँ पर ये जो इसकी जो तारीफ हो रही है भारत देश की, इसकी भूमि की, तो एक्चुअल में जो धरती है, जो जमीन है, वो जमीन प्रॉस्पेरिटी जो दिखाती है, तो प्रॉस्पेरिटी कैसे दिखाएगी? बेसिकली यही बताया जा रहा है ना कि यहाँ पर जो फसल उगती है बेसिकली, तो वो जो फसल उगती है, जो किसानों का देश है हमारा देश, है कि नहीं? तो जिस तरीके से वहां पर एक प्रॉस्पेरिटी है, जो एक रिचनेस है, राइट, किसानों की वजह से जो वो है, तो वो सारी चीजें, क्वालिटी के बारे में हमें समझ में आता है। दैट रिचनेस वी आर टॉकिंग अबाउट ब्यूटी, जो हरा भरा देश हमारा जो है, खूबसूरत जो है, नेचुरल ब्यूटी अगेन जो है, और जो कल्चरली रिच है हमारी कंट्री, जो आर्ट फॉर्म्स हैं, जो रिच हेरिटेज है हमारे देश का, तो उस वजह से इस धरती को इतना खूबसूरत कहा गया है। सो डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है इन सभी क्वालिटीज का, ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है? तो ये मेटाफर है इस फॉर्म में। फाइनली इट्स सिंबलिज्म। सिंबलिज्म या सिंबल को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रतीक, ठीक है? जैसे जैसे व्हाइट कलर होता है, तो व्हाइट कलर किस चीज का प्रतीक है, किस चीज का सिंबल है? शांति का, प्योरिटी का, राइट? अब मान लीजिए अगर दो देशों के अंदर अगर वॉर छिड़ी हुई हो और एक देश अगर व्हाइट फ्लैग अगर दिखाता है, तो वो इसका क्या मतलब है? कि भाई पीस की ही डिमांड कर रहा है ना, वो सरेंडर कर रहा है, सीज फायर करवाना चाह रहा है, इसका यही मतलब है ना। ये यूनिवर्सल मीनिंग होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई एक जगह पर ऐसे व्हाइट फ्लैग दिखाया तो जो सामने जो देश है जिसके साथ लड़ाई चल रही है, वो देश अरे व्हाइट फ्लैग दिखा दिया, कम ऑन, आक्रमण क्या ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो सिंबल है पूरी दुनिया में सेम ही है, यूनिवर्सल होता है ये। इसके अलावा डेंजर का भी एक सिंबल होता है, जहां पर एक स्कल बना होता है और एक ऐसे क्रॉस में बोन्स भी होती हैं, ठीक है? तो वो किसका होता है? डेंजर का होता है। ये भी अगेन यूनिवर्सल है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर कहीं दिखेगा, किसी जगह पर ऐसा कोई सिंबल दिखेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि इट्स डेंजर, इट्स डेंजरस। ये तो नहीं है कि अच्छा ये सिंबल बना हुआ है, इट मीन्स इट्स सेफ टू गो देयर, इट्स फाइन, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये होता है प्रतीक, कोई चीज किसी बात का प्रतीक है। तो यहाँ इस पोम में क्या चीज, किस बात का सिंबल है? द पोएट यूजेस द ज्योग्राफी, स्पिरिचुअल टेक्स्ट एंड हिस्टोरिकल फिगर्स ऑफ इंडिया एज पावरफुल सिंबल्स टू इवॉल्व डीप नेशनल प्राइड। हम
पूरी पोएम के अंदर मैंने आपसे जो ये गर्व की बात की है, तो ये गर्व आना किस बात पर चाहिए, कौन सी वो चीजें हैं जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारी जो ज्योग्राफी है बेसिकली, जो हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट कौन से, जो उपनिषद, जो स्क्रिप्चर्स हैं भारत के, वही सब, ये किस चीज का प्रतीक है, ये इसी चीज का प्रतीक है कि भारत कितना महान देश है, इसी चीज का प्रतीक है ये, ठीक है। चूंकि उपनिषद है तो वो अपने आप में क्या बताते हैं कि ये बहुत महान स्क्रिप्चर है, ठीक है, इसकी वैल्यू ही अलग है, इंपॉर्टेंस अलग है। सिंबल्स टू इवोक डीप नेशनल प्राइड, रेजिलियंस एंड कल्चरल आइडेंटिटी, जो पहचान हमारी होती है, हमारे देश की, हमारे कल्चर की जो एक पहचान है, जो हमारा रेजिलियंस है, अगेन जो हमारा नेशनल प्राइड है, जो गर्व है, उन सब चीजों का एहसास हमें इन्हीं सब चीजों से मिलता है। यानी ये सारी चीजें किस बात का प्रतीक है, जो यहाँ पे गैलेंट वॉरियर्स हैं या जो उपनिषद हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, ये किस बात का प्रतीक है, भारत के गर्व का प्रतीक है, राइट। आई होप आपको सारी की सारी पोएटिक डिवाइसेस भी बेटा अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेकिन कहीं पर किसी भी पोएटिक डिवाइस में कोई भी डाउट होगा ना, तो आप मुझसे प्लीज जरूर पूछिएगा। मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स जानते हैं मैं आपके हर डाउट को क्लियर करती हूँ, हर क्वेश्चन को आंसर करती हूँ, और कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देती हूँ, और जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करती हूँ, राइट। तो आपको कहीं पर कोई भी डाउट है, देखिए मैं बहुत आपको बार बार कह रही हूँ कि कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, जरूर पूछिएगा कमेंट करके। और बाकी वीडियोज भी जो है जहाँ पे स्टूडेंट्स ने मुझसे डाउट पूछे हुए हैं, आप बिल्कुल देखिए, हर डाउट आंसर किया हुआ है, ठीक है। डाउट लेकर नहीं बढ़ना है आगे, राइट। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है बेटा। हमारी जो पोएम है उसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये पोएम कैसी लगी, मुझे जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से वेट रहता है, तो मेक श्योर यू कमेंट जरूर बताइए। और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत 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 शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा बेटा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, जहां पे सभी नोट्स और पीडीएफ्स में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, मेक श्योर यू ज्वाइन दैट, राइट। इसके अलावा अपना ढेर सारा ध्यान रखिए बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।